अभी तक आपने सुना पीले पन्नों से अध्याय 4 का तीसरा भाग। अब आगे की कहानी सुनने के लिए सुनिए पीले पन्नों से अध्याय 4 का चौथा भाग। आपका स्वागत है। शेर ने बदला नव विवाहिता शिक्षिका का दृष्टिकोण। साहित्य मात्र साहित्यकार के नितांत व्यक्तिक जीवन का ही प्रतिफल नहीं है। अनेक रचनाएं अन्य के जीवन से अद्भुत होती हैं और उस अन्य सहित न जाने कितनों के जीवन को बताती हैं। स्कूल में गणित विभाग में एक अध्यापिका का चयन गणित की विभागाध्यक्ष के रूप में हुआ। वे नव विवाहिता थीं। गणित विषय में निपुण और साहित्य पढ़ने सुनने की बहुत शौकीन। स्कूल में प्रत्येक शनिवार की शाम साहित्यिक सांस्कृतिक संध्या होती थी, जिसमें मैं भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता था। तो स्वाभाविक रूप से उनसे मेरी मित्रता हो गई। वे मेरी प्रत्येक नई रचना जब अवसर मिलता सुनाने को कहती और मुझे ऐसी श्रोता जो स्वयं सुनाने की मनुहार करे भला कहां मिलने वाली थी। वे अपने पति की नौकरी, व्यवहार आदि की बातें मुझे बताती। उनके पति बीएसएफ में अधिकारी थे और असम में तैनात थे। उनकी ये शिकायत भी थी कि पतिदेव बस रात को ही थोड़ी देर के लिए फोन कर पाते हैं। एक बार उन्होंने बताया कि उनके पति ने असम से उनके लिए एक शॉल कुरियर द्वारा भेजा है। हम रोज शाम उस कुरियर की स्थानीय ब्रांच जाते और उनका पैकेट आने की पूछताछ करते। कुरियर वाला कहता भी कि पैकेट जब आएगा तो वो स्कूल लाएगा ही, लेकिन वे फिर भी प्रत्येक शाम मुझे कुरियर के ऑफिस तक ले जाती और उधर से मुंह लटकाए लौटती। उधर असम से उनके ऑफिसर पति रोज रात को शॉल मिलने के बारे में पूछते। एक दिन जब हम मेस में लंच ले रहे थे, उनका पैकेट आया तो वे शाम को वो शॉल दिखाने की बात कहकर रूम में पैकेट रखने चली गईं। शाम को प्लेग्राउंड में सभी टीचर्स खेलते, घूमते, बैठते और बतियाते थे। वो शाम को जब आईं तो लाल रंग का एक नया शॉल हाथ में था, लेकिन चेहरा बुरी तरह लटका हुआ था। आते ही फूट पड़ी, अभी तक उसे मेरी पसंद का पता नहीं सर। इस रेड कलर से हेट करती हूं मैं, पूरा हेट। इसके साथ कैसे गुजरेगी जिंदगी। उन्होंने ये भी बताया कि आज रात वे पतिदेव को जली कटी सुनाने वाली हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि असम में बीएसएफ जैसी रिस्की फोर्स में तैनात उनके पति ने पहले शॉल लिया, फिर इतनी दूर मसूरी के लिए कुरियर किया, फिर रोज मिलने का पूछते रहे और ये है कि रंग पर ही अति रुष्ट हो गईं। मैंने ये भी सोचा कि रात को इन्होंने यदि उन्हें बुरा भला कहा तो उस इतनी दूर व इतनी संवेदनशील नौकरी करने वाले पर आखिर क्या बीतेगी। उन्हें ग्राउंड में ही छोड़कर मैं अपने रूम में आ गया। एक शेर उसी समय लिखा गया जिसमें उनके शॉल के रंग पर क्रोध ही नहीं, पति के फोन पर अत्यल्प बात कर पाने की शिकायत का भी समुचित उत्तर था। वो शेर इस प्रकार है। तेरा तोहफा तेरे प्यार की खुशबू लिए कल आया है। तेरा तोहफा तेरे प्यार की खुशबू लिए कल आया है। इसका मतलब इतने लम्हे तुमने मुझको सोचा है। ये शेर मैंने उन मैडम को एसएमएस कर दिया। वो सामान्य मोबाइल का ही समय था। वे साहित्य की मर्मज्ञ महिला थीं। थोड़ी देर में उधर से एसएमएस आया, इसका उत्तर डिनर पर दूंगी। लगभग 2 घंटे बाद
जब मैं मेस में पहुंचा तो वे वही लाल शॉल ओढ़े हुए बैठी थीं। भाषा व कर्म के संस्कार, वो मेरे जीवन के अनेक बिंदुओं से जुड़ा संक्रमण काल था। अनेक परस्पर विरोधी विचार, खंडित होती धारणाएं व उन्मुक्त गगन मेरे सामने था, जिनमें से मुझे अपने कोने चुनने थे। एक शिक्षक के रूप में और एक गृहस्थ के रूप में, दोनों में तालमेल रखते हुए श्रीमद् भागवत गीता, स्वामी विवेकानंद साहित्य, स्वामी शिवानंद साहित्य, गांधी जी की आत्मकथा, अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी, रूसी साहित्यकार मैक्सिम गॉर्गी, टॉल्स्टॉय आदि का साहित्य मेरे सामान का अपरिहार्य हिस्सा था। स्कूल की लाइब्रेरी की कोई भी हिंदी पुस्तक मैंने पढ़े बिना नहीं छोड़ी। विशेषकर श्री हरिशंकर परसाई की समग्र रचनावली से एक नव दृष्टिकोण मुझे मिला। ये सब वे पुस्तकें थीं जिन्हें मैं जब भी कोई व्यक्तिक ठिठकाव की स्थिति आती तो उठाता और वे मुझे राह सुझाती। पुस्तकें पढ़ने का एक अन्य व्यावहारिक लाभ ये हुआ कि बोर्डिंग के अंदर ही भ्रमण की अपेक्षा मैं रूम में अधिक समय बिताने लगा। दिन में भी पूरे ही दिन स्कूल, प्रेप क्लासेज में भी स्वाध्याय। आज जब प्रकाशित सामग्री देखता हूं तो पता चलता है कि बोर्डिंग स्कूल में कर्मी अपने लिए समय के अभाव की शिकायत करते हैं, जबकि मेरा सर्वाधिक प्रकाशित साहित्य बोर्डिंग स्कूल्स के दिनों का ही है। अवकाश मिलते ही मैं लैंडोर की ओर चला जाता। रास्ते में कवि श्री सुरेंद्र सैनी की बेकरी से बिस्किट्स ले टॉप पर, रस्किन बॉन्ड के निवास से आगे टिहरी रोड पर, टॉम अल्टर के स्कूल से भी आगे वहां एक चाय की दुकान थी। गर्मी में भी गैस से टेबल तक आते चाय ठंडी हो जाए इतनी ठंड, और मैं खुले में बैठ बिस्किट्स के संग चाय पीता। घंटों प्रकृति का अनुपम रूप देखता, जो मैदानों के लिए संभवतः स्वप्न भी नहीं, क्योंकि वहां जाए बिना कोई सोच भी नहीं सकता कि प्रकृति वस्तुतः है कितनी सुंदर। भाषा मात्र उपाधिधारियों की संपदा नहीं है। शिक्षा ज्ञान दे सकती है, चिंतन मनन एक पृथक आयाम है। पर्वतों की दुकानों पर उस समय बहुत मिश्रित सामान उपलब्ध होता था। उदाहरणार्थ, किराने की दुकान पर आपको फल व सब्जी, सब्जी व फल की दुकान पर साबुन, तेल आदि मिल सकते थे। लैंडोर में घंटा घर से थोड़ा पहले फल की लकड़ी से बनी एक दुकान थी, जिस पर एक लगभग 40 वर्षीय भैया बैठते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, भैया नींबू हैं क्या? उनका उत्तर सुनिए, यहां तो सब मीठा ही मीठा है सर, खट्टा कुछ नहीं। क्या ये उत्तर सीखकर या उपाधि पाकर दिया जा सकता है? उन्होंने एक ही बार में ये भी बता दिया कि नींबू नहीं है, और ये भी कि उनके सब फल मीठे ही हैं। इसी प्रकार एक बार मैं घंटा घर से थोड़ा आगे जा रहा था। एक सब्जी वाले से महिला ने टमाटर के रेट पूछे होंगे। जब रेट जानकर उस महिला ने प्रतिक्रिया में कहा, ठीक तभी मैं वहां से गुजरा। महिला ने कहा, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं क्या? सब्जी वाले का उत्तर, सब चीज महंगी हो गई है दीदी, रेट तो बस इंसान के गिर गए। इन दो संवादात्मक सुघटनाओं ने भाषा के प्रति मेरी चिंतन प्रक्रिया को धारदार बना दिया। दोनों ही सब्जी वालों से मेरी मित्रता हुई। आते जाते दुआ सलाम, अनेक बार कुछ लिया नहीं लिया, चाय पी पिलाई। मैं मसूरी के एक प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल का हिंदी विभागाध्यक्ष था
और वे दोनों मेरे भाषाई गुरु। हमें इन बहुत कम होने वाली घटनाओं में ईश्वरीय नेह व कृपा को देखना व समझना चाहिए। सच्चे व अच्छे लोग बार बार कहां मिलते हैं, सो जब मिलें आत्मा में बसा लें। वे दोनों सब्जी वाले आज पता नहीं कहां होंगे। बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के बाद अनेक बार मसूरी व उनकी तरफ गया, वे नहीं मिले, लेकिन वे हमेशा मेरी आत्मा में रहेंगे ही। आज हम इमोजी से अपने मन के भाव अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु भाषा का कोई विकल्प नहीं है। इसमें भी बड़ा परंतु ये है कि भाषा का संक्षिप्त व सटीक प्रयोग हम सीखें। अब वो जी से मेरी बढ़िया ट्यूनिंग हो गई थी। वो मुझसे बड़ी हैं, स्कूल में मुझसे पहले, बहुत पहले से पढ़ा रही हैं। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस मुझसे कहीं अधिक है, ये बात मैं हमेशा ध्यान रखता। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अभिभाषण से पूर्व उनके पैर छूना उनकी आत्मा तक जा चुका था। मैं जब तक वहां रहा, वे एक मां की तरह मेरा ध्यान रखती रहीं। वे बोर्डिंग में नहीं रहती थीं, लोकल थीं। अनेक बार स्कूल आते ही एक पैकेट मुझे थमाती, उसमें होते थे विभिन्न स्टफ के पराठे। एक बार मैं ग्राउंड ड्यूटी में था और वे मास्टर ऑन ड्यूटी। एकाएक आई और बोली, सर आप नीचे चलो जरा, एक बात है। ग्राउंड ड्यूटी छोड़ी नहीं जा सकती थी, ये वो भली भांति जानती थी। थोड़ी दूर पर हेड मिस्ट्रेस खड़ी थीं। वो जी उनके पास जाकर बोली, मैडम हम सम्राट सर को नीचे तक ले जा रहे हैं, प्लीज तब तक आप ग्राउंड देख लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। उनकी खास बात थी उत्साह या भावारितेक में हम बोलना और मीठी त्रुटि करना। हेडमिस्ट्रेस को बोलते ही उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई। सॉरी मैडम, हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपको। हेडमिस्ट्रेस हंसी और मुझसे बोली, जाओ आप हो आओ इनके साथ। जो बात थी वो लगभग 60-70 सीढ़ियों से उतर एकेडमिक ब्लॉक में जा उनकी अलमारी में से निकली। एक डिब्बे में घर की बनी पंजीरी, एक मिठाई का बड़ा पीस। बोली, मैडम को खिला दिया, ये आपके लिए है। ऐसी सहज व प्यारी शिक्षिका थी वे, पूर्णतः भावुक व संस्कारी। अब तकनीकी कारण से उनका नाम नहीं लिख सकता, परंतु कभी भूल भी नहीं सकता। ऊपर ग्राउंड में आया तो हेडमिस्ट्रेस मुस्कुराकर बोली, स्वीट खा आए? फिर ठहाका मारकर बोली, मुझे मालूम था वही देगी इधर ले जाकर। ये समय का चक्र था कि कुछ माह पूर्व ही जो टीचर मेरी पोस्ट पर आने के लिए अति उत्साह मात्र में निज सफलता की मिष्ठान वितरित कर रही थी, आज वे स्वयं सहृदया हो एक अभिभावक की भांति मेरा ध्यान रख रही थी। संस्कार कर्मों से बरसते हैं। क्या खोया क्या पाया, अंश आ। जीवन का प्रत्येक क्षण एक ईश्वरीय उपहार है। अब ये हम पर है कि हम उसे कैसे भोगें, गुजारें या उपलब्धियों में ढालने का प्रयास करें। टीम बनने के अवसर कम होते हैं, सो जब टीम भावना की अनुभूति हो, अपना बेस्ट देने से पीछे नहीं रहना चाहिए। बोर्डिंग स्कूल में ज्वाइनिंग के कुछ माह के भीतर ही मुझे ईश्वरीय उपहारों की अनुभूति होने लगी। प्रिंसिपल द्वारा दिए गए स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अभिभाषण के अवसर के पश्चात बोर्डिंग ज्वाइनिंग के 3 माह बाद ही देहरादून के सुप्रसिद्ध
दून स्कूल की 2 दिवसीय कम्युनिकेटिव अप्रोच की वर्कशॉप में जाना उस बोर्डिंग स्कूल के शिक्षण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। मेरा अध्यापन का अनुभव कम था और मुझे उन सब से सीखना था जो वर्षों से इस क्षेत्र में थे। दून स्कूल में दिल्ली के सुप्रसिद्ध विवेकानंद स्कूल की हिंदी अध्यापिका से भेंट हुई। उन्हें जब अपने संपादन में छपे प्रतिबिंब काव्य संग्रह की प्रति भेंट की तो टी टाइम में उन्होंने उसे देखा, परखा और कहा, कितना कठिन रहा होगा इसका संपादन। मुझे उसी संग्रह में छपे एक कवि याद आए जिन्होंने छपने के बाद संग्रह के कलेवर को लेकर बहुत नकारात्मक टिप्पणी की थी और ये घोषणा की थी कि वे अगला संग्रह संपादित करेंगे, जो उस समय तो क्या आज तक भी साकार नहीं हो पाई है। जो हमें सहजता से मिल जाता है उसे हम सहजता से ही ले लेते हैं। उस वर्कशॉप विशेष से हिंदी की संप्रेषणीयता को लेकर अद्भुत ज्ञान मिला और ये सुस्पष्ट हुआ कि श्रेष्ठ चीजों की सराहना मात्र श्रेष्ठ लोग ही मुक्त कंठ से कर सकते हैं। शेष को वो असहनीय पीड़ा ही देती है। वस्तुतः मैं बोर्डिंग स्कूल में नौकरी ही नहीं कर रहा था, वरन जिंदगी के दर्शन को भी समझने का प्रयास कर रहा था, जो मनुष्य के मस्तिष्क के प्रत्येक संपदन को एक एक कर मेरे समक्ष खुलता जा रहा था। नवंबर 2002 में जब मुझे पीएचडी डीफिल अवार्ड हुई, मैं मसूरी के उस बोर्डिंग स्कूल में ही था। डिग्री अवार्ड के सभी समाचार मसूरी से ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। उस समय उत्तर आधुनिकता और भूमंडलीकरण को लेकर हिंदी में ये अपनी तरह का पहला ही काम था। इन समाचारों से अन्य बोर्डिंग स्कूल्स में ईश्वरीय कृपा से जो थोड़ा बहुत मेरा परिचय था वो सुदृढ़ हुआ। अगले ही माह ईश्वरीय अनुकंपा से मुझे उक्त विशिष्ट शोध कार्य हेतु संचेतना सम्मान 2002 से अलंकृत किया गया। ये सम्मान जर्मनी के हिंदी साहित्यकार डॉक्टर इंदु प्रकाश पांडे के कर कमलों द्वारा मिला। उस समारोह में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेदज्ञ आर्य की उपस्थिति एक आशीष समान ही थी। संचेतना मंच के संयोजक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह का स्नेहाशीर्वाद तो सदैव रहा ही। अपनी प्रथम शोध पुस्तक की प्रूफ रीडिंग मैंने इस बोर्डिंग स्कूल की सीढ़ियों पर संडे की धूप सेकते हुए की। ये बातें प्रैक्टिकल हार्ट के भले ही व्यर्थ की हों, लेकिन मेरे लिए स्मरणीय हैं। ये सब किसी भी अर्थ में मेरा आत्मा लाप न समझा जाए कृपया। आज से 18 वर्ष पहले ये एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के कथांश और अब संस्मरण हैं जो अपने जीवन को अक्षरश उन पठित बातों के आधार पर जीने का प्रयास कर रहा था जिन्हें तब भी और आज भी अधिकांश लोग असंभव मानते हैं। जुगाड़ ये अधिकांश का आदर्श और एकमात्र कर्म सिद्धांत है, परंतु जुड़ाव ईश्वर से बहुत ही कम का। मैं कुछ पाने का प्रयास कर रहा था तो उसी से निकटता जो कर्म की पूजा है के संदेश में सन्निहित है। कुछ पाने की लालसा मुझे थी ही नहीं, परंतु जिसकी लालसा मुझे थी नहीं
वो सब भी मुझे मिलता जा रहा था। मसूरी के साहित्यिक कार्यक्रमों में प्रतिभा को सम्मान देने वाले व्यक्तित्व आते थे। इनमें से अनेक से जो स्नेह मुझे मिला वो मेरे जीवन की अप्रतिम थाती है। पारखी, श्रोता या पाठक का ज्ञान किसी भी अर्थ में कलाकार या रचनाकार से अल्प नहीं होता। वस्तुतः हाँकने और होने में बहुत सूक्ष्म रेखा है बस। वो एक सघन हिल स्टेशन था जहां किसी का अच्छा या बुरा कुछ भी छिप नहीं पाता था। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते हुए ये धारणा पुष्ट हुई कि ईश्वर अच्छा करने के अवसर से किसी को वंचित नहीं रखते, परंतु विवशता का विकल्प अधिकांश के पास है। सामान्य बोझ तो छोड़िए, स्कूल में सिलेंडर्स, अलमारी आदि पीठ पर लाद कर लाते कुलीस को देखता और सोचता ये कोई अपराध करके धन क्यों नहीं कमाते। बात घूम फिर कर संस्कार पर आती है। माल रोड पर पर्यटक इनसे 5-10 रुपए के कम करने के लिए जिद करते हैं और 10 रुपए की चाट के लिए 50 भी अदा करते उफ ना करते। क्या पर्वत, क्या मैदान। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति अंततः यही है। सब संत हैं तो दुष्ट शब्द आया कहां से। विक्टर फ्रैंकलिन ने लिखा है, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू गिव लाइफ मीनिंग। आप सुन रहे थे पीले पन्नों से अध्याय 4 का चौथा भाग। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 4 का 5वां भाग। धन्यवाद।